everyone. Good evening, good evening, good evening. Welcome back to the part 4 of our chapter that is psychological disorders. Yes. नमिनंदन अभिनंदन बहुत 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 ज्यादा स्वागत है आप लोगों का. Yes. And कैसे चल रही है आपकी जिंदगी? कैसा चल रहा है आपका स्कूल? फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी सैटरडे. यस, बज गए हैं शाम के 7. क्या तुमने पिया चाय या चाय पिया, नाश्ता किया? नहीं, मैं टाइम नहीं बना रही थी, मतलब आई जस्ट मुझे क्लिक किया कि 7 बज गए हैं. क्या आप लोगों ने चाय नाश्ता किया, कुछ खाया पिया? ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे ही आ गए हो क्लास करने. हाँ, कुछ खाया पिया, चाय पिया, कुछ तो पिया होगा. हाँ, ओके, पी लेना. नहीं पिया है, देखते देखते पी लो, खाते पीते क्लास देख लो. ऐसा कोई कोई मेरे क्लास में ऐसा कोई वो नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि मेरे क्लास में कोई खा नहीं सकता पी नहीं सकता, बिकॉज आई ऑल्सो डू. तो तुम भी कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अपन लोग इक्वल इक्वल बराबरी में देती हूँ सबको, ठीक है? अगर मैं कर रही हूँ तो तुम भी कर सकते हो. और मेरी क्लासेस चिल, ओके, मेरी क्लासेस चिल. तुम खाते पीते, मैगी खाते हुए, मोमोज खाते हुए, है ना, सैंडविच पिज्जा खाते हुए, कोल्ड ड्रिंक्स चाय कॉफी पीते हुए भी तो मेरी क्लास दे सकते हो. बस देखो, सुनो और समझो. ऐसा नहीं बस नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह इसको देखो या मूवी की तरह देखो, है ना. जस्ट खाने के बाद किताब खोल लिया करो, कॉपी वगैरह में लिख लिया करो, ठीक है? थोड़ा सा रिवाइंड करके, क्योंकि रिकॉर्डेड ही ऑफ कोर्स, तो थोड़ा सा रिवाइंड करके जाके लिख लिया करो, ठीक है? ओके. सो आई एम अज्यूमिंग तुम सब मजे में हो, है ना, अच्छे चल रहे हो. और कैसा रहा तुम्हारा आज पूरा सैटरडे? मतलब अप्रोक्स आधा दिन तो खत्म हो गया, आधे से ज्यादा दिन खत्म हो गए, शाम के 7 बज गए हैं. कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? बारिश हुई तुम लोगों के इधर? बारिश हुई? हमारे यहाँ तो सुबह से हो रही है. हम दिल्ली वाले परेशान रहते हैं, मैंने बताया ना, एक क्लास में बता रही थी तुम्हें. मतलब हम लोग के यहाँ हो भी जाती है बारिश, नहीं होती है, हमें दोनों में प्रॉब्लम है ना. अब जब होती है, मतलब हमारे यहाँ कुछ भी होता है ना, एक्सट्रीम में होता है. अगर होती है तो होते ही रह जाती है, और नहीं होती तो नहीं ही होती. हमारे यहाँ ये हाल. और बारिश होती है तो होते ही रह जाते हैं. किससे क्या होता है? कपड़े नहीं सूखते, एंड आई एम वेरी कंसर्न अबाउट माई कपड़े. मैं जब कपड़े धो देती हूँ ना, आई नीड सन. मुझे धूप चाहिए, मैं जादू बन जाती हूँ उस समय, मेरे अंदर जादू वाली वाइब्स आ जाती है. आई नीड धूप, बिकॉज मुझे धूप नहीं है चल लगेगा, मेरे कपड़ों को धूप नहीं लगेगा तो फिर मुझे ना अजीब, मुझे फिर इरिटेशन शुरू हो जाते हैं. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई कपड़े, धुले हुए कपड़े. यस, ओके, चलो ठीक है. सो कमिंग बैक. यस, जैसा कि तुम जानते हो ऑलरेडी, अपन लोग कल, हम इसका पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो, अगर अपनी क्लास की परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन को लागू करें तो क्या हमने कल पढ़ा था? कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आप लोगों के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके एबनॉर्मल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट? ये पढ़ा था हमने. जब भी हम थोड़ा अजीब बिहेव करते हैं या कोई अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है या कोई अबनॉर्मल बिहेवियर होता है, उसमें ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस एबनॉर्मल बिहेवियर को समझाने के लिए आगे आए हैं. वैसे बहुत सारे फैक्टर्स आए हैं जिन्होंने अबनॉर्मल बिहेवियर को अपने पर्सपेक्टिव से समझने की और समझाने की कोशिश करी है, ठीक है? तो अगर हम सबसे पहले पर्सपेक्टिव, देखो रिकैप है तो मैं क्विकली रिकैप कराऊंगी एंड देन वी विल गो ऑन टू. आज हम ऑफिशियली हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, तरह तरह के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे. यस, तो अगर मैं पहले डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगी तो मैं डिसऑर्डर्स के बारे में आज हम अपन लोग पढ़ेंगे. थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई तुम्हारी तरह. पढ़ते पढ़ते मोबाइल का टिटिंग बजता है ना, तो मैं भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, ठीक है? तो yes, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो उसमें से सबसे पहला फैक्टर जो हमारे लिस्ट में है, दैट इज बायोलॉजिकल फैक्टर. बायोलॉजिकल फैक्टर इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल फैक्टर. बायोलॉजिकल मतलब क्या? तुम्हारे सारे बॉडी ऑर्गन्स, हॉर्मोन्स. एक सेकेंड ना. यस,
क्या है ना, मौसम चेंज हो गया है ना, मतलब गर्मी से बारिश बरसात अब हो रही है, हल्का ठंड वगैरह वो वाला। तो मेरा मेरा भी तबीयत मेरी भी तबीयत खराब हो जाती है इसमें, मतलब तबीयत खराब हो जाती है एज मेरी भी बॉडी पे असर दिखता है, मतलब मेरा ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल यूनिक हूँ, सबकी बॉडी पे दिखता है। बट मेरा साइनस का मुझे थोड़ा सा मसला है, तो मेरा साइनस का थोड़ा सा इशू हो जाता है। सो I have to take a lot of precautions in this monsoon, है ना। ओके, कमिंग बैक। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स से हमने पहले समझने की कोशिश हम करते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स आपके एबनॉर्मल बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। यस। तो जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या हो जाता है, आपके ऑर्गन्स, आपके बॉडी पार्ट्स, आपके बॉडी ऑर्गन्स, आपके जीन्स, आपके ब्रेन फंक्शनिंग, आपकी इंजरी, आपके मैल न्यूट्रिशन, हर एक चीज आपके इस बायोलॉजिकल फैक्टर में आती है, जो आपके अबनॉर्मल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है, आपके बॉडी के फंक्शनिंग में काफी इम्पैक्ट लाएगी। और जब आपकी फंक्शनिंग सही नहीं रहेगी तो आपको सबनॉर्मल बिहेवियर आप शो करोगे, सिंपल सी बात है। यस। इस चीज के बाद हमारा और भी आया था कि बायोलॉजिकल में ही वी हैव बायोकेमिकल फैक्टर्स, जहाँ पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स की हमने बात करी थी। न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो न्यूरॉन के एक्सचेंज में, न्यूरॉन के एक दो दो न्यूरॉन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें जो मैसेज जाता है एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ, वैसे ही न्यूरॉन में भी होता है। मैं एक न्यूरॉन हूँ, तुम एक न्यूरॉन हो, हम दोनों न्यूरॉन के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा तो हमारे कम्युनिकेशन के बीच में एक न्यूरो का एक्सचेंज होगा। यस। न्यूरो एक केमिकल होता है जो तुम्हारा वाला जो न्यूरॉन है, तुम जो हो, तुम उस चीज को कैप्चर करते हो, उसको ऐसे कैच करते हो, है ना। तुम्हारे उसमें रिसेप्टर्स होते हैं जो उस न्यूरो को कैच करते हैं। यस। ओके। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन के काफी फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल, ब्रेन बॉडी के पार्ट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो क्या होता है, इस न्यूरोट्रांसमीटर की अगर कमी होगी या ज्यादा होगा, अगर न्यूरोट्रांसमीटर की मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग होगी, है ना, कम होगा या ज्यादा होगा, अंडर प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन होगा, उसकी वजह से आपकी बॉडी में अबनॉर्मल बिहेवियर दिखते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर न्यूरोट्रांसमीटर से लिंक्ड है, जैसे गाबा, गामा एमिनो ब्यूटेरोइक एसिड। गाबा, गाबा की कमी से अगर कम है तुम्हारे अंदर गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसकी वजह से तुम्हारी एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, किसी इंसान को हो सकते हैं। अगर आपके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से आपको स्किज़ोफ्रेनिया, डोपामिन अगर बहुत ज्यादा है, सॉरी, डोपामिन अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में डोपामिन की मात्रा बहुत कम है तो उसकी वजह से आपको पार्किंसन डिजीज हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की बहुत कमी है तो उसकी वजह से आपको मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन ये हो सकता है। तो ये सारे कुछ ऐसे एबनॉर्मल एक्टिविटीज हैं जो सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर से लिंक है। जैसे ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैंने कहा था कि इसके ऊपर आप एक मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बायोलॉजिकल के बाद वी हैव जेनेटिक फैक्टर, कहने का मतलब कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली लिंक्ड होते हैं। जेनेटिकली लिंक्ड का मतलब आपकी फैमिली में इनहेरिट हो रहे हैं। तो आपकी फैमिली में अगर इनहेरिट हो रहे हैं तो आप में भी देखने के काफी चांसेस हैं, लेकिन ऐसे बहुत भी होते हैं जिसमें एक जीन या मल्टी, जैसे एक पेरेंट में अगर जीन है या दोनों में है, तो अगर दोनों में ज्यादा है, दोनों पेरेंट में वो एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर के जीन्स हैं, आपके अंदर वो डिसऑर्डर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और जेनेटिक तो होगा। ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर है तो वो स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये सब में है। कौन से कौन सा जीन कौन से डिसऑर्डर्स को से लिंक है, या कौन से जीन की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है, ये अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ कुछ डिसऑर्डर्स में जेनेटिक फैक्टर आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन वी कम टू द साइकोलॉजिकल मॉडल। साइकोलॉजिकल मॉडल में भी हमारी काफी सारी चीजें आ जाती है, जैसे साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर। तो जैसे मदर का डिप्राइवेशन हो गया, या वार्मथ एंड स्टिमुलेशन, मतलब माँ ने बच्चे को कैसे चाइल्डहुड में ट्रीट किया है, माँ का खुद का ट्रीट कैसा था कंडीशन, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, फैमिली स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीजें भी आपके अब नॉर्मल बिहेवियर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
अगर हम साइकोलॉजिकल मॉडल्स के हिसाब से देखें तो वी हैव 4 साइकोलॉजिकल मॉडल जो अबनॉर्मल बिहेवियर को अपने पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करती है। अगर तुम्हें पीछे से कोई आवाज आ रही है पानी गिरने की, तो बारिश हो रही है, मैं तुम्हें बता दूं, बारिश की आवाज है। ठीक है, ओके। तो क्योंकि मेरे जो ये तुम कैमरा में देखा ना स्क्रीन, इसके ठीक पीछे में साइड में कैमरा है, इस तरफ ये जो दीवार है ना, इसी के लाइन में यही है। तो इसकी वजह से ओके, नाउ वी हैव साइकोडायनेमिक मॉडल। सबसे पहला मॉडल है साइकोडायनेमिक। हमने ऑलरेडी फ्रॉइड के बारे में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। यस यस। तो साइकोडायनेमिक मॉडल से हमने क्या समझा था कि हमारी कुछ ऐसे अनकॉन्शियस फोर्सेस होती हैं, अनकॉन्शियस में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारा नॉर्मल हो या अबनॉर्मल हो, हर तरीके के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। एक ईगो, सुपर ईगो, इन तीनों के बीच में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, इससे भी आपका मैल अडेप्टिव या अबनॉर्मल बिहेवियर शोकेस होगा। ठीक है, तो ये हमने साइकोडायनेमिक में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने बिहेवियरल पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि कोई भी बिहेवियर अगर हम सीखते हैं तो उसको हम बिना, तो हम उसको वापस अनलर्न भी कर सकते हैं, तो हम उसको भूल भी सकते हैं, हम उसको नहीं सीखे हुए स्टेज में भी जा सकते हैं। और चाहे आप अच्छा बिहेवियर सीखो, नॉर्मल बिहेवियर सीखो, अडेप्टिव सीखो या मैल अडेप्टिव सीखो, कोई भी बिहेवियर हम लर्न करते हैं, अगर कोई चीज लर्न कर सकते हैं तो उसको हम अनलर्न भी कर सकते हैं। क्या कर कैसे कर सकते हो आप अनलर्न? तीन बिहेवियर, तीन प्रिंसिपल्स हैं, ऑपरेंट, क्लासिकल ऑपरेंट एंड ऑब्जर्वेशनल। यस, देन वी हैव कॉग्निटिव मॉडल इज ऑल अबाउट हाउ योर यू थिंक। आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपकी थिंकिंग में किस तरीके की, मतलब इस बारे में हम ये बात है कि अबनॉर्मल फंक्शनिंग जो है कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड इट्स ऑल रिलेटेड टू हाउ यू आर थिंकिंग। अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, आप अगर हमेशा हमेशा अपने आप को सेल्फ डाउट करते हो, ओवर थिंक करते हो, तो इस चीज से आपकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने की क्षमता हो सकती है। कोई भी नेगेटिव कुछ हो गया, नेगेटिव इवेंट हो गया, आप उसके बेसिस पे आपने कुछ ओवर जनरलाइज कर दिया, तो ऑल रिलेटेड टू योर नेगेटिव थिंकिंग। देन ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। ह्यूमनिस्टिक कहता है कि आप, क्या नाम है, अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच नहीं पा रहे, कुछ ऐसी चीज है जो आपको आपके फुल पोटेंशियल पे पहुंचने से रोक रही है, एग्जिस्ट, वो है ह्यूमनिस्टिक, है ना। कुछ आप ऐसे मैल अडेप्टिव तरीके यूज कर रहे हो जिससे कि आप अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पा रहे हो, वो आपका अनफोल्ड नहीं हो पा रहा है। एग्जिस्टेंशियल आपको ये कहता है कि एग्जिस्टेंशियल इज ऑल अबाउट कि यू डोंट नो व्हाट इज योर पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अगर आपको ये नहीं पता कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, तो अगर तुम्हें अपने जीवन का पर्पस नहीं पता होगा तो तुम उसके लिए कोई काम नहीं करोगे, तुम उसके लिए कुछ भी करोगे, मतलब कुछ भी गलत भी कर सकते हो, सही, तो कुछ भी ऐसा कुछ करोगे तुम जिससे आपका मतलब किसी भी इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वो होने की उस पर रहेगा। ठीक है, अगर वो अपनी कोई भी काम की जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो वो सब इसी से लिंक्ड है। देन वी हैव सोशियो कल्चरल मॉडल की आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी इस चीज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, आप किस तरीके से, आपका कौन सा सोशल इवेंट हुआ है, कोई ट्रॉमा है, कोई वॉर हुआ है, कोई क्राइसिस हुई है, कुछ भी हुआ है, इससे भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप होता है। आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस, सोसाइटल कंडीशन क्या है, वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसा है, वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, चाहे आप अपनी फैमिली में ही देख लो, उसमें भी काफी ऐसी चीजें टॉक्सिक या नेगेटिव, अगर मैं जेंसी की लैंग्वेज में बोलूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको मतलब इसमें आपको बहुत परेशान कर देती है, जिससे कि आपका माल अडेप्टिव पैटर्न और बिहेवियर शुरू हो जाता है। यस, सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लोग एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं, अपनी कोई प्राइवेसी नहीं है, अपना कोई फ्रीडम नहीं है, ये सारी चीजें, इवन आपकी जो भी सोसाइटल रोल्स हैं, सोसाइटल लेबल्स हैं, इससे भी लोग परेशान रहते हैं। अगर मान लो तुमको गलती से कभी किसी ने बोल दिया कि हाँ यार ये तो हमेशा ओसीडी, इसको तो ओसीडी हो गया है, अगर तुमने गलती से कभी भी किसी भी इंसान को हम बोल देते कि इसको ओसीडी हो गया, वो इंसान उसी चीज लेबल पे अपने आप को प्रूव करने के लिए वैसा काम करने लगेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर तुमने कभी किसी को बोला कि भाई तू तो पागल है, तो वो एक्चुअली पागल वाली हरकतें करेगा, क्योंकि तुमने उसको पागल बोला, वो उस लेबल के ऊपर अपने आप को कंफर्म करने की कोशिश करेगा, वो उसी के साथ अपने आप को स्टिक कर लेगा उस रोल के साथ, एंड वैसा वो रोल प्ले करेगा क्योंकि उसको एक लेबल दे दिया गया है। तो सोसाइटी में ये लेबल्स मिलना बहुत आसान है, और जब लेबल मिल जाता है इंसान उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि किसी को भी कोई भी साइकोलॉजिकल लेबल मत दिया करो।
किसी को भी नहीं, मजाक में भी नहीं, बिकॉज वो इंसान कब उस तरीके से बिहेव करने लगा, यू डोंट हैव एनी आइडिया। ओके। एंड लास्टली हमने सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल के बारे में बात करी थी, दैट इज कॉल्ड डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल। डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल के बारे में ये बात थी कि इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये कहता है कि आपके अंदर एक डिसऑर्डर ऑलरेडी प्री डिस्पोज्ड है, यू ऑलरेडी हैव दैट प्री डिस्पोजिशन, बायोलॉजिकल प्री डिस्पोज्ड आप हो, मतलब आपके अंदर वो डिसऑर्डर है। अब कुछ ऐसी एक दिन आपको कुछ ऐसा स्ट्रेस आएगा या कुछ ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशन आएगा जो आपकी उस प्री डिस्पोजिशन को ऐसे उसके ऊपर लाइट देगा, और वो चीज ऐसे खुल के आ जाएगी, वो ऐसे उभर के वो निखर के आ जाएगी, और वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर फिर आप एक्सपीरियंस करोगे। तो डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल इसी के बारे में। व्हाट? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप व्हेन अ डायथिसिस, दैट इज बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन, एक एनवायरमेंटल ट्रिगर से शुरू हो जाता है। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है डायबिटीज, दैट इज उस डिसऑर्डर का प्रेजेंस इन द बायोलॉजिकल मैनर जो आपने इनहेरिट किया है। सेकेंड कंपोनेंट इज ऑल अबाउट कि कितनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी है, कितना ज्यादा रिस्क है, उस कितना ज्यादा वो पर्सन वो उस रिस्क पे है उस डिसऑर्डर को शो करने की, क्योंकि वो उस क्लिफ पे है, वो एक हाई पे है। एक पैर अगर इधर गया तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक पैर इधर गया तो वो सेफ है। तो वो उस उसमें है, ऑस्किलेशन में है। और अगर उस इंसान को वैसा कोई एनवायरनमेंट मिल गया, उसको ऐसा कुछ एनवायरमेंटल ट्रीटमेंट मिल गया, एक एनवायरमेंटल एक्सपोजर मिल गया जहाँ पे उसका वो डिसऑर्डर जो उसने का प्री डिस्पोजर वो ऐसे ट्रिगर कर गया, वो इंसान साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक्सपीरियंस करेगा, निश्चित करेगा, 100% लिखा है, होगा, जरूर हो। तो इसी वजह से इसमें बोला जाता है कि डायबिटीज स्ट्रेस मॉडल हमें कोई भी एक इस चीज ऐसे डिसऑर्डर्स को समझने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इससे हम समझ पाते हैं कि इंसान पहले से ही ऐसा था कि एनवायरनमेंट ने उसको उस तरीके से उस आग में झोंक दिया, उस डिसऑर्डर में झोंक दिया। वो अभी तक अपने आप को बचा रहा था, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर थे जिसने उसके इस डिसऑर्डर को इंक्रीज कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है एक्चुअली आप बहुत डिसऑर्डर्स पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप एंजाइटी हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो या डिप्रेशन। ये चीज आप इस मॉडल के हिसाब से आप कोई भी डिसऑर्डर पे इसी को अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी हमारी कल का रिकैप। यस, ऑन अ लाइटर नोट, ये था हमारा कल का रिकैप जो हमने कल पढ़ा था। बस आज हम पढ़ेंगे, आज अपन लोग शुरू करेंगे फाइनली मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। आज की हमारी एक्सप्रेशन होगी, आज का हमारा डिस्कशन होगा। एक बात मैं पहले बता दूं, अगर किसी को पढ़ते वक्त थोड़ा सा भी घबराहट लगे, थोड़ी सी भी मुश्किल लगे, थोड़ी सी भी परेशानी लगे, है ना, इसको पहली बात अपने ऊपर मत लेना। जो भी मैं तुम्हें सिम्टम्स बताऊंगी, प्लीज इसको अपने ऊपर सेल्फ डायग्नोस मत करने लगना। पढ़ते समय तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ भी है, ये मेरे साथ भी है, ये मेरे साथ भी है, बट सब, मैं एक बात बता दूं, हर इंडिविजुअल के अंदर ये सारे डिसऑर्डर्स अभी जो हम पढ़ेंगे वो सबके सिम्टम्स होते हैं। लेकिन सिम्टम्स कब बढ़ के डिसऑर्डर बनते हैं उसमें फर्क समझो। सबके अंदर सिम्टम्स हैं, सब नॉर्मल है, सब एंशियस भी होते हैं, सब में सब एंजाइटी भी एक्सपीरियंस करते हैं, सब में फोबिया भी है, सब कुछ है। लेकिन जब वो एक लेवल पे आ जाता है जो वो आपकी डेली फंक्शनिंग में इंटरफेयर करता है, आप उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, आप लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हो, आपकी वजह से बाकियों को परेशानी हो रही है, देन दैट्स अ प्रॉब्लम, देन दैट्स अ डिसऑर्डर। अदरवाइज हर एक इंसान एंशियस होता है, हर एक इंसान में सैडनेस होती है। जब वो सैडनेस एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाती है कि इंसान किसी से 1-2 महीने बात नहीं कर रहा है, किसी से भी नहीं कर रहा है, देन उस पर्सन को हम डिप्रेशन में घोषित करते हैं। डिप्रेशन ये नहीं होता है कि आज मुझे किसी ने डांटा, मैं सैड हूं तो मैं डिप्रेस हो गई, नहीं। डिप्रेशन ऑनसेट उसका होता है, कम से कम उसको 1 महीना 6 महीना उसका एक टेन्योर होता है डिप्रेशन डायग्नोस करने का। यहाँ पे तुम पढ़ोगे ये सारी चीजें, इसीलिए मैं बोलती हूँ किसी को भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के तो लेवल पे कभी भी लेबल मत करो। अरे यार तू तो एंशियस ही रहती है हमेशा, अरे यार तुझे तो हमेशा पैनिक सी आते रहते हैं, अरे यार तू तो हमेशा डिप्रेस्ड ही रहती है, इसको तो ओसीडी सिम्टम्स है, ये तो हमेशा साफ सफाई। यू डोंट नो व्हाट ओसीडी मींस, व्हाट डिप्रेशन मींस, व्हाट एंजाइटी मींस। साउंड
टर्म्स बहुत फैंसी साउंड करते हैं, लेकिन इसका रियल पिक्चर इज वेरी स्कैरी। मैं आई एम टेलिंग यू, इस वाले में मैं तुम्हें कोई भी मतलब शुगर कोटिंग करके मैं कुछ नहीं बताऊंगी। जो जैसा है वो वैसा है, और तुम वैसा ही उसको सुनोगे और समझोगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मजाक मस्ती नहीं करेगी होगा, मतलब मजाक मस्ती एज इन आप कोई भी चीज को सिर्फ मजाक मस्ती में नहीं लोगे, इट इज क्वाइट सीरियस। यस, जो लोग इससे एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। अगर आपको कहीं भी पढ़ते समय ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा पढ़ते हुए, प्लीज क्लोज द वीडियो, जस्ट कीप इट असाइड। आई एम टेलिंग यू इन एडवांस, मैंने शुरू भी नहीं किया है, आई एम टेलिंग यू इन एडवांस। ये पढ़ते हुए, ये डिसऑर्डर्स पढ़ते हुए बहुत लोगों का ब्रेक थ्रू होता है, ब्रेक डाउन होता है, बिकॉज उन लोगों को ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल लग जाता है। वो लोग अपना एक्सपीरियंस उनके सामने आ जाता है। तो प्लीज, अगर कहीं भी ऐसा लगे कि आप परेशान हो रहे हो पढ़ते हुए, आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, प्लीज क्लोज द वीडियो, प्लीज क्लोज योर बुक्स एंड कीप इट असाइड, डोंट वॉच इट। जब थोड़ा ठीक लगे, जब थोड़ा बेटर फील हो, जब थोड़ा आपका मूड अच्छा हो, तब वॉच द वीडियो, कंटिन्यू द वीडियो। ओके, कोई भी, मैं इस वाले पार्ट के लिए, अब जो ये जो पार्ट है, जो बाकी का जितना चैप्टर का जो पार्ट बचा है, इसमें मैं हर क्लास में मैं यही बोलूंगी, हर एक वीडियो में मेरा ये आएगा। इफ यू डोंट फील फाइन, इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल, इफ यू डोंट फील ओके, प्लीज क्लोज योर वीडियो। प्लीज, वो आता है ना एक बटन होता है ऊपर में ऐसे क्रॉस वाला, या ऐसे मोबाइल पे अगर देख रहे हो तो मोबाइल पे ना ऐसे स्वाइप करके हटाने का भी ऑप्शन होता है, प्लीज डू दैट। ठीक है, प्लीज अपने आप को टॉर्चर करके मत देखना ये वीडियो। वीडियो हमेशा रहेगी, वीडियो जब तक मैं रखना चाहती हूँ तब तक वो रहेगी, हमेशा रहेगी। 100 बार देख लेना वाली। लेकिन अगर अभी नहीं अच्छा लग रहा है, अभी अगर लग रहा है कि नॉट इन दैट स्टेट टू वॉच दिस, टू लिसन अबाउट द डिसऑर्डर्स, टू लिसन अबाउट, जिससे तुम्हारा शायद, अगर तुम आप अच्छे मूड में नहीं हो, वो ट्रिगर हो जाए, तो डोंट वॉच, इमीडिएटली क्लोज इट। ओके, चलो। तो स्टार्टिंग जो है हमारा लाइटर से होता है, लाइट डिसऑर्डर से हम बात करें। लाइट कुछ ऐसा होता नहीं है, सारे डिसऑर्डर की अपनी इंटेंसिटी है, लेकिन बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। अगर मैं इजी टू कॉम्प्लेक्स की बात करूं, तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इज एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी, घबराहट, ये वाला डिसऑर्डर। ठीक है, अब मैं एंजाइटी डिसऑर्डर को यहाँ पे, तो हमें नोटिस में यहाँ पे एस लगाया, एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर्स है। मतलब इस एंजाइटी डिसऑर्डर्स में बहुत सारे सब कैटेगरीज है, हम उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंजाइटी डिसऑर्डर इज एन अम्ब्रेला टर्म। इसके अंदर आ जाता है आपका जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये सारे आपके मेजर एंजाइटी डिसऑर्डर और उनके सिम्टम्स के टेबल बने हुए हैं। इट इज वेरी इजी फॉर यू रिवाइज करना, यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम हियर आल्सो। ठीक है, चलो। आज मैं तुम्हें ज्यादा नहीं करवाऊंगी, आज मैं बस तुम्हें यहाँ ट्रॉमा तक करना। ठीक है, ज्यादा नहीं करवाऊंगी आज। चलो, एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी क्या, घबराहट, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है आप। तो अब एक केस है, ऐसा समझो, एक दिन घर आते समय एक इंसान है देव, उसको बहुत जोर से उसका दिल धड़कने लगा। किसी को देख के नहीं धड़का, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, उसको बहुत पसीने आ रहे थे, और उसको लग रहा था कि उसको सांस भी नहीं आ रही, सफोकेशन सॉर्ट ऑफ उसको महसूस हो रहा था। वो बहुत ज्यादा डर गया था, वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसने अपनी कार रोकी और वो बाहर निकल गया। कुछ, ये उस दिन की बात थी। क्या हुआ, वो गाड़ी चलाते हुए घर वापस आ रहा था, और घर आते आते क्या हुआ, उसकी दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई, बहुत ज्यादा उसको पसीने आने लग गए और उसको सांस नहीं आ रही। तो उसने क्या किया, वो रुका, वो इतना ज्यादा डर गया अपनी कंडीशन से, उसने गाड़ी रोकी, वो बाहर निकल गया। कुछ महीनों के बाद उसकी यही सारी चीजें और बढ़ गई, पहले तो कम थी अब और बढ़ गई। और अब वो काफी ज्यादा हेजिटेंट है, वो काफी ज्यादा अपने आप को, वो मतलब हिचकिचाहट है उसके अंदर ड्राइव करने की। क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो ट्रैफिक ड्यूरिंग एन अटैक, अगर कभी भी उसको ऐसा अटैक आया,
तो उसके अंदर उसको डर है कि कभी भी अगर वो ट्रैफिक में हुआ और उसके अंदर उसको ये अटैक आ गया तो, है ना, ये वाला उसके अंदर एक डर बैठ गया। उसको ये भी फीलिंग आ रही है कि वो पागल हो चुका है और वो मरने वाला है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ रही है। उस इसी डर की वजह से वो अपने घर के बाहर नहीं निकलता और हमेशा घर में ही रहता है, कभी घर कहीं बाहर नहीं निकलता। अब जस्ट थिंक ऑफ अ पर्सन, उस इंसान को शुरुआती दौर पे शुरुआत उसकी ऐसी हुई कि उसका दिल की धड़कनें उसकी बहुत बढ़ गई, नॉर्मल से बहुत ज्यादा, कि वो अपना ही धड़कनें सुन सकता है। उसके बाद वो उसको बहुत पसीने आ रहे हैं। उसके बाद वो बहुत ज्यादा उसको सांस की नहीं आ रही है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है। ये कुछ महीनों में ये अटैक्स, ये जो सिम्टम्स है ये बढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि वो इंसान अब ड्राइव करने से डर रहा है कि अगर वो ड्राइव करेगा और ट्रैफिक में फंस गया और वहां उसको ये अटैक आ गया तो क्या होगा। क्योंकि अटैक में तो कहीं से भी तुम, ट्रैफिक में तो तुम कहीं से भी निकल नहीं सकते, तुम गाड़ी में ही रह जाओगे, क्या करोगे। इस डर से वो इंसान बाहर नहीं निकल। अब ये समझो, किसी को अगर ऐसा आए तो उस इंसान की क्या हालत हो। स्कैरी हो सकता है, स्कैरी अगर आप बोल रहे हो तो हाँ है ये, ठीक है। अब इस इंसान को क्या हुआ है, एंजाइटी। किस बात की, वो तो जब इसका हम स्टडी करते, केस पूरा निकालते तो हमें पता चलता है, लेकिन ओवरऑल एक पूरा ये किस चीज का केस है, एंजाइटी। ठीक है। अब एंजाइटी हम समझते हैं कि होता क्या। जब भी तुम एंजाइटी तुम्हें कब आती है, तुम अभी नॉर्मल बोलते हैं अरे यार एग्जाम में एंजाइटी आ रही है, एग्जाम आने वाला ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट है। कहीं डॉक्टर के पास जाते हो, घबराहट होती है। कोई नई जगह इंटरव्यू देने जाते हो, घबराहट होगी। इंटरव्यू मतलब स्कूल का भी इंटरव्यू दिया होगा, घबराहट होगी। तो तुम जब भी कोई नई नई जगह जाते हो या कुछ भी करते हो, तुम्हें एंजाइटी होती है। तुम्हें कहीं अभी घूमने जाना है, उसकी एंजाइटी होगी। तुम्हें अभी कहीं टूर पे जाना है, तुम्हें पैकिंग वगैरह करने की एंजाइटी होगी। एंजाइटी इज घबराहट, ठीक है। We experience anxiety when we are waiting to take an examination or to visit a dentist or even to give a solo performance. अगर कभी स्टेज पे परफॉर्मेंस दी हो, कभी अगर नाचा गाया हो, तो कभी देखा है कि उसमें कितनी घबराहट होती है कि यार अच्छा होगा नहीं होगा क्या होगा, एंजाइटी होती है। एंजाइटी तो ये नॉर्मल है एक टाइम के लिए, इट इज नॉर्मल। मतलब एग्जाम के लिए है तो कहीं जा रहे हो तो उसके लिए हो रही है, या परफॉर्मेंस के लिए हो रही है, तो इट इज नॉर्मल। एग्जाम में इसलिए एंजाइटी होती है क्योंकि तुम वो पढ़ाई करने के लिए तुम्हें मोटिवेट करते, कल एग्जाम है तुमने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की, तो एंजाइटी होना इज नॉर्मल। लेकिन या एग्जाम देते समय तुम्हें थोड़ी एंजाइटी हो रही है तो दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, थोड़ी देर के बाद तुम नॉर्मल हो जाते हो। तो इतने लेवल की एंजाइटी इज नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करती है अपना काम करने की। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब ये एंजाइटी एक इतने ज्यादा लेवल पे होती है कि ये आपकी परफॉर्मेंस के साथ इम्पेयर हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस खराब कर देती है, आपको कोई काम करने नहीं देती है, आप उसी से प्री ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड मतलब उसी के बारे में सोचते रहते हो। High level of anxiety are distressing and interfere with our effective functioning. तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर नॉर्मल एंजाइटी नहीं है, अब आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। गॉट इट? कोई डाउट? नहीं? समझ में आया एंजाइटी डिसऑर्डर कब बनता है। एंजाइटी डिसऑर्डर तब बनता है जब वो आपके डेली फंक्शनिंग में, आपके परफॉर्मेंस, हर चीज के साथ इंटरफेयर कर रहा है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। यस, देन इट बिकम्स अ डिसऑर्डर। अब सबको घबराहट होती है, सबकी चिंता होती है ना, एवरीवन हैज अ वरीज एंड फियर। सबकी अपनी चिंता है, सबके अपने डर है। ये जो एंजाइटी का टर्म है, एंजाइटी होता क्या है। एंजाइटी एक बहुत अजीब, बिना मतलब का, बहुत खराब सी फीलिंग होती है ऑफ डर एंड एप्रीहेंशन। अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, अब तो कुछ होने वाला है, अब तो नहीं, अब तो मेरे हाथ में नहीं है कुछ। दैट सॉर्ट ऑफ एप्रीहेंशन, वो जो डर है, जो इसका कोई साइन तुम्हारा एक सटीक वो भी नहीं होगी, अच्छा इसकी वजह से मुझे एंजाइटी होगी। वो इतना वेग होता है, इसमें तुम्हें इतना डर लगता है, बेमतलब का डर होता है, वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग, इतना तुम्हें खराब लगता है। तुम इसमें खुश तो फील ऑफ कोर्स नहीं करोगे, तो इट इज वेरी अनप्लेजेंट।
इट इज वेरी वेग। इट इज तो ये है इसका डेफिनेशन। एंजाइटी इज व्हाट? इट इज द डिफ्यूज वेग एंड वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। अब कुछ 2 मिनट के बाद कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, अब तो कुछ तो पक्का हो जाएगा। दैट वे आपका दिमाग चल रहा है, और उसी की वजह से आप ऐसा बिहेव भी कर रहे हैं। और आपको ये सारे जो भी आपके ऊपर ये सिम्टम्स पड़े ना, दिल जोर जोर से धड़क रहा है, हाथ पैर सब पूरा पसीने पसीने हो गए हो तुम, उसके बाद तुम्हारा शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो रहे हो, एवरीथिंग विल हैपन। अगर यहाँ पे किसी ने ये बोला है कि इतना पसीने पसीने तो इसलिए हो रहे क्योंकि उसने एसी या पंखा नहीं चलाया होगा, तो बहुत पिटाई खाओगे मेरे से। यहाँ पे मजाक नहीं, मैं सच में बता रही हूँ, डिसऑर्डर से मजाक नहीं। अगर मैं कर रही हूँ देन यू कैन कंसिडर कि हाँ चलो अभी इट इज एट अ लाइटर नोट, बट अभी आई एम नॉट जोकिंग, इट इज वेरी सीरियस। ठीक है? तो इंसान जब एंजाइटी का मतलब यही होता है। एंजाइटी इज व्हाट? योर डिफ्यूज वेग एंड वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। ठीक है? एंशियस इंडिविजुअल में क्या क्या सिम्टम्स होंगे ये समझो। सबसे पहला उसका दिल जोर जोर से धड़केगा, रैपिड हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाएगी, हमेशा चक्कर चक्कर लगेगा, नींद सी आएगी, पसीने बहुत आएंगे, नींद आए, किसी को बहुत नींद आ सकती है, किसी को बिल्कुल नींद नहीं आएगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा एंड ट्रेमर्स होंगे, लाइक झटके आते हैं बॉडी में, हल्का होता है ना, जर्क जैसा लगता है ना, वो सब आते हैं बॉडी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। अब तुम्हें क्या पढ़ने हैं? नहीं, नहीं, ये तुम्हें नहीं पढ़ना। अगर किसी का सवाल ही आया कि दीदी क्या मैं ये सारे सिम्टम्स याद करने थे, मैं बोली नहीं, ये मैं तुम याद करके क्या ही करूंगी, मतलब एग्जाम तो मैं लिखने जाऊंगी तुम्हारे बदले, है ना? तो मैं याद कर लेती हूँ, मैं याद करूंगी तो तुम्हें मैं ट्रांसफर ऐसे कर दूंगी, ब्लूटूथ कनेक्टेड है अपन लोग का, है ना, तो मैं तुम्हारे से ट्रांसफर कर दूंगी तुम्हारे दिमाग में। चुपचाप से याद करोगे ये सब सारी सिम्टम्स। समझ में आ रही है बात? बातें नहीं करनी है यहाँ पे। सिम्टम्स याद करने ये, अब पूरा जितना तुम पढ़ोगे ना, जितने भी डिसऑर्डर सबके सिम्टम्स हैं। अब तुम्हें सिम्टम्स याद करने पड़ेंगे। सिम्टम्स मतलब जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर रहा है वो तुम्हें नहीं दिख रहा, साइंस नहीं है, सिम्टम्स है। ओके, तो इतना समझ में आया। एंजाइटी का डिसऑर्डर, एंजाइटी का डेफिनेशन समझ में आया, एंजाइटी कब डिसऑर्डर बन जाता है ये समझ में आया, और एंजाइटी के सिम्टम्स क्या है ये भी तुम्हें समझ में आ गया। अब एंजाइटी के कुछ टाइप्स होते हैं जो वो भी तुम्हें समझने पड़ेंगे। सबसे पहला एंजाइटी का टाइप आता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब है कि बिना किसी पिन पॉइंट कॉज के आपको ये सारे एंजाइटी सिम्टम्स शो होते हैं, बहुत लंबे समय समय तक, बिना किसी रीजन के, और बहुत ज्यादा इंटेंस फियर होते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट के लिए, बिना किसी पिन पॉइंट कॉज के। इसकी वजह से मुझे हो रहा है, बस तुम्हें हो रहा है, डर लग रहा है, बहुत वेग है, बहुत अनप्लेजेंट है, जिसमें तुम्हें हाइपर विजिलेंस एंड मोटर टेंशन होगी। हाइपर विजिलेंस मतलब तुम बहुत ज्यादा चौकन्ने हो जाते हो, और तुम्हारी मोटर एक्टिविटीज मतलब तुम्हारी एक्टिविटी में काफी ज्यादा डिस्टरबेंस आ सकती है। हाथ पैर में दर्द होगा, हाथ पैर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली क्या हुआ, लाइट चली गई अचानक से, और अभी जस्ट आई है वापस। इसके वजह से हम अपन लोग का कनेक्शन टूट गया। ठीक है, तो डोंट वरी, अपन लोग कंटिन्यू यहीं से करते हैं। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें फिर से एक बार मैं बता दूं कि जनरलाइज एंजाइटी में यही हमने पढ़ा। जनरलाइज एंजाइटी इज ऑल अबाउट तुम्हारे हाथ, मैंने कहा थी हाइपर विजिलेंस, तो हाइपर विजिलेंस मतलब तुम बहुत ज्यादा चौकन्ने हो जाते हो, तो तुम्हारी ऐसे तुम्हें घबराहट होती है, और उसकी वजह से तुम्हारे हाथ पैर बहुत फूल जाते हैं, दर्द होते हैं, तो ये होता है जनरलाइज एंजाइटी। ये समराइज फॉर्म। अब इसको थोड़ा तुम डिटेल फॉर्म में पढ़ लो, वही लिखा हुआ है। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है तुम्हारा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। अंडर एंजाइटी डिसऑर्डर में सबसे पहला है जनरलाइज एंजाइटी, जहाँ पे तुम्हारा लंबे समय तक बिना किसी मतलब का, बिना कोई पिन पॉइंट कॉज का तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है ना, जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं है। सिम्टम्स में तुम्हें बहुत घबराहट है, बहुत बेचैनी है अबाउट तुम्हारे अपने फ्यूचर के बारे में, तुम काफी ज्यादा विजिलेंट हो जाते हो, हाइपर विजिलेंट मतलब बहुत ज्यादा ही चौकन्ने हो जाते हो अपने आजू बाजू की चीजों को लेके, अपने एनवायरमेंट में अगर तुम्हें कोई खतरा है या नहीं। मोटर टेंशन होता है का मतलब कि तुम रिलैक्स नहीं कर पाते हो, इज अनेबल टू रिलैक्स, रेस्टलेस और विजिबल शेकी और टेंस, तो तुम बिल्कुल ही शांत नहीं रह पाते, तुम हमेशा घबराते रहते हो, तुम्हारे वो ना हाथ पैर में भी दिख जाएगा, तुम
हम बिल्कुल बैठ नहीं पाओगे, इधर से उधर से इधर घूमते ही रहो। दिस इज कॉल्ड एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। वेरी सिंपल, वेरी, ज्यादा इसमें स्वीट तो नहीं बोलूंगी ऑफकोर्स, बट बहुत सिंपल है समझने की। समझ में आया? बिना इसमें कोई तुम्हारा कॉज नहीं होता है, तुम पिन पॉइंट नहीं करके बता सकते कि अच्छा इस कॉज की वजह से मुझे ये घबराहट हो रही है, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, लंबे समय तक तुम्हें प्रॉब्लम होगी, ये गारंटीड है। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं, उसमें तुम्हारे घबराहट, परेशानी अबाउट योर फ्यूचर, तुम काफी हाइपर विजिलेंट फील करोगे, जैसे कि तुम हम अपने आजू बाजू हर एक चीज को स्कैन करोगे, क्या इससे मुझे खतरा तो नहीं है, क्या इससे मुझे खतरा तो नहीं है। एंड मोटर टेंशन इज ऑल अबाउट यू वोंट बी एबल टू रिलैक्स, इधर से उधर उधर से इधर घूमते रहो। गॉट इट? पहला डिसऑर्डर हुआ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। दूसरा होता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक क्या होता है? पैनिक, तुम बोल रहे हो, अरे यार मुझे बहुत पैनिक हो रहा है। पैनिक मतलब पैनिक कभी भी हो जाता है। पैनिक का ऐसा कोई पिन पॉइंट सोर्स नहीं होता है। पैनिक का ऐसा कुछ वो नहीं है कि अभी हो, अभी इतने बजे तक ये मतलब तुम्हारे गेस्ट की तरह नहीं है। गेस्ट भी बिना बुलाए आता है, बिन बुलाए आ जाता है। मतलब ये वो भी नहीं है कि तुम्हारा अच्छा ये ना मैं बस ये 4 बजे में आ जाऊंगा, तुम्हें ऐसा भी नहीं होता। पैनिक इज अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी आ सकता है, कभी भी पैनिक अटैक आता है। यस, इसका मतलब एक रिकरेंट एंजाइटी अटैक, ये वाला जो है ना, ये पैनिक अटैक के वो है कि पैनिक एक ऐसा एंजाइटी अटैक है जहाँ पे इंसान को अजीब वो डर, एक्सट्रीम टेरर एक्सपीरियंस करता है। पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर में जो अटैक आता है उसमें तुम्हारा एंजाइटी एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है कि तुम्हारे किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में थॉट्स प्रेजेंट, जब तुम्हारे दिमाग में किसी भी एक ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस के बारे में कोई थॉट आ रहा है, उस टाइम पर ये पैनिक बहुत ज्यादा ऐसे सर्ज आ जाती है, बहुत इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टिमुलस का प्रेजेंस होता है, और ऐसे थॉट्स काफी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि वो कभी भी हो सकते हैं। अब इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, ट्रेम्बलिंग, कांपना, पैल्पिटेशंस, चोकिंग, लगता है कुछ गला वला सब बंद हो गया, कुछ मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हो, नौशिया, चेस्ट पेन, फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, लूजिंग कंट्रोल और टाइम। तुम्हें इतनी सारी चीजें तुम पैनिक अटैक में तुम्हें एक्सपीरियंस होती है। तो जनरलाइज एंजाइटी और पैनिक में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। एक डिफरेंस इतना तुम ऐसा समझ सकते हो कि जनरलाइज में ऐसा कोई पिन पॉइंट कॉज नहीं है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट पैनिक में है। पैनिक में किसी चीज के ख्याल से तुम्हें इतने एक्सपीरियंस तुम करते हो। यही चीज यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। ठीक है ना? जनरलाइज्ड आया, पैनिक आया। इसमें देखो तुम्हें समझने का कुछ नहीं है, इसमें है कि तुम्हें सिम्टम्स याद करने पड़े। और एंजाइटी में ओवरऑल सिम्टम्स सब में कॉमन है। पैल्पिटेशन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, डिजीनेस होगा, ट्रेमलिंग होगा, टेरर होगा, नौशिया होगा, चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट लगेगा। ये सब ऑलमोस्ट सब में तुम्हें कॉमन चीजें मिल जाएंगी, ऐसा कुछ भी यूनिक तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दो चीजें समझ गए, एक हुआ जनरलाइज एंजाइटी, एक हो गया तुम्हारा पैनिक डिसऑर्डर। अब तीसरा आ जाता है तुम्हारा फोबिया। फोबिया क्या होता है? फोबिया बोलते ना, यार मुझे ना पानी का फोबिया है, मुझे ना, अरे यार मैं छिपकली नहीं दे सकता, मुझे ना छिपकली से फोबिया है। फोबिया इज व्हाट? फोबिया मतलब तुम्हारा बेमतलब इरेशनल फियर। फियर और फोबिया में फर्क है। फियर जो होता है, डर जो होता है, सब में होता है। फोबिया उस डर का एक्सट्रीम वर्जन है। फियर मतलब तुम्हारा बहुत कम देर के लिए रहेगा, तुम मतलब अभी तुमने छिपकली देखी, तुम्हें उससे डर लगा, छिपकली गई, तुम्हारा डर भी चला गया। फोबिया क्या होगा? छिपकली के जाने के बाद भी तुम डर ही रहे हो। फोबिया, तो फोबिया लंबे समय तक रहता है। फियर जैसे ही वो टेम्पररी होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है ना? बहुत लोगों से तुम मिले हो गए, तुम्हें भी ऐसा होगा, तुम्हारे दोस्त या कोई भी होगा जान पहचान में, कि उसको लिफ्ट से जाने में बहुत डर लगता है, लिफ्ट में ट्रैवल नहीं कर सकता, एस्केलेटर पे जाने में प्रॉब्लम होती है, हाइट पे नहीं जा सकता, हाइट पे नहीं जा सकता, तो जितने भी हाइट वाले एक्टिविटीज हैं वो नहीं कर सकता। पानी से डर लगता है, तो पानी में से डर लगता तो स्विमिंग पूल हो गया, स्विमिंग हो गई, एडवेंचर पार्क हो गए,
रिवर राफ्टिंग हो गई, वो कुछ भी नहीं कर सकता। यस। या अकेले डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, तो किसी रूम में भी अकेले वो नहीं जा सकता। यस। हाँ कि ना? तो ये सारी चीजें भी होती है। या इतना ज्यादा परेशान होता है कि किसी और से कुछ बोल नहीं पाता, है ना? जो भी तुमने अच्छी सी स्पीच बोली, लेकिन जैसे ही पब्लिक में लोग जाओ, तुमने घर में अच्छी सी ने स्पीच प्रिपेयर करी जो तुम्हें कल स्कूल में देनी है, लेकिन जैसे ही घर पे तो तुमने बहुत अच्छी सी किया, सबको सुना दिया, लेकिन तुम जैसे ही स्कूल में गए, इतने सारे लोगों को देखे तुम भूल गए तो क्या तुम्हें बोलना था। तो ये सब क्या है? फोबिया। ये सब जो डर है इसको हम फोबिया बोलते हैं। जो जिन लोगों को फोबिया होता है ना, उन लोगों के अंदर एक इरेशनल डर, किसी इंसान के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी लोग के बारे में, हर चीज के बारे में फोबिया होता है। और फोबिया धीरे 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 ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, डेवलप होता है, या वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से भी पैदा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अकेले नहीं हो सकता, वो किसी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से भी तुम्हें फोबिया हो सकता है, या फोबिया तुम वैसे भी डेवलप कर सकते हो। फोबिया इतना क्रेजी है कि फोबिया हर तरीके का होता है। ये जो पर्पल कलर है ना, लोगों को पर्पल कलर से फोबिया है। किसी को नंबर्स जो लिखे होते हैं उससे फोबिया होता है। किसी को पीनट बटर से फोबिया होता है, एक्सपीरियंस करो। पीनट बटर से फोबिया होता है। किसी को क्या बोलते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, जैसे कैट, डॉग, अलग अलग फोबियाज है सबके। कैट का अलग फोबिया होता है, डॉग को साइनोफोबिया बोलते हैं, डॉग का अलग फोबिया होता है। हॉर्स का अलग फोबिया होता है। सबके अलग अलग फोबियाज है। फोबियाज एक नहीं है, बहुत सारे, A to Z है। किसी को नए लोगों का फोबिया है, उसको लाइक जेनोफोबिया बोलते हैं। स्ट्रेंजर से मिलने का फोबिया है। अलग अलग तरीके के पीनट बटर वाला फोबिया पता ही क्या है? कि मेरे दांत में पीनट बटर चिपक जाए, मुझे उसका फोबिया है, इसलिए लोग पीनट बटर नहीं खाते। Phobias are crazy, I know. I'm telling you. It's very interesting but yet crazy at the same time. Okay. Now, phobias तीन तरीके के हैं। ठीक है, एक है स्पेसिफिक, एक है सोशल, एक है एगोराफोबिया। अब मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ क्या है, फिर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। स्पेसिफिक, सोशल, एगोरा। स्पेसिफिक फोबिया इज व्हाट? स्पेसिफिक मतलब तुम्हें पिन पॉइंट कर सकते हो, अच्छा मुझे इसी से फोबिया है, मुझे फोन का फोबिया है, मुझे डॉग का फोबिया है, मुझे कैट का फोबिया है। स्पेसिफिक फोबिया कैन बी वेरी अकरी, बहुत ज्यादा अकर होता है, और वो तुम पिन पॉइंट करके तुम बता सकते हो तुम्हें किसी एनिमल, किसी इवेंट, किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का फोबिया है। सोशल फोबिया क्या होता है? सोशल फोबिया को हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं, जहाँ पे आप लोगों के सामने जाने से आपको डर लगता है। इतना ज्यादा डर लगता है आपको कि आप वहां पब्लिक में आप किसी से बात नहीं कर पाते हो, आप वहां से अच्छे से खा नहीं पाते हो, आप कुछ नहीं कर पाते हो, आपको इतना ज्यादा डर वो है। क्यों? आपके अंदर फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट है, लोग क्या कहेंगे उसका डर है तुम्हारे अंदर। दैट इज कॉल्ड सोशल फोबिया। And agoraphobia is what? You are fear of open spaces. Open spaces as in crowd. आपको मार्केट प्लेस में जाने में डर लगता है, आपको मॉल में जाने में डर लगता है, आपको क्राउड में जाने में, आपको कॉन्सर्ट वगैरह में जाने में डर लगता है। क्योंकि अगर वहां पे तुम इतने सारे लोगों के बीच में फंस जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा वो। दैट इज अगोरा। तीनों फोबिया समझ में आए? आप एक एक करके इसका डिटेल में बता देती हूँ। स्पेसिफिक फोबिया इज वेरी कॉमनली अकरिंग टाइप ऑफ फोबिया। इसमें तुम्हारा इरेशनल फियर किसी के लिए भी हो सकता है, चाहे एक ऑब्जेक्ट है, चाहे एनिमल है, चाहे कुछ भी है, उसके लिए तुम्हारा फियर हो सकता है। लिफ्ट है, एस्केलेटर है, हाइट है, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया तुम्हारा स्पेसिफिक फोबिया। अब अपन लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सोशल फोबिया। सोशल फोबिया इज बेसिकली इतना ज्यादा इंटेंसिटी का डर जो आपको होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर्स व्हाइल डीलिंग विद अदर्स। दैट इज कॉल्ड सोशल एंजाइटी फोबिया। इंटेंस एंड इनकैपेसिटिंग फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट। यस। एंड तीसरा होता है आपका एगोरा फोबिया। एगोरा इज बेसिकली व्हेन यू हैव डेवलप्ड अ फियर ऑफ एंटरिंग इन अ अनफैमिलियर सिचुएशन। और वो इतने ज्यादा डरे होते हैं कि उनको अपने घर से बाहर निकलना तक नहीं पसंद। ठीक है।
सो इसके वजह से क्या होता है, क्योंकि हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो वो नॉर्मल अपनी लाइफ एक्टिविटी भी नहीं कर पाते हैं। अब कोई मान लो कोई इंसान ऑफिस जाने वाला है, उसको ये एगोराफोबिया, क्या वो ऑफिस जा पाएगा? अगर उसको वर्क फ्रॉम होम की वो नहीं है, मतलब फैसिलिटी नहीं, फिर वो क्या करेगा? यही प्रॉब्लम है। तो तीन तुम्हें डिसऑर्डर समझ में आए अभी तक? जनरल एंजाइटी, पैनिक, स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक के अंदर हमने तीन पढ़ा। फोबिया, फोबिया के अंदर हमने तीन पढ़ा: स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया एंड एगोराफोबिया। यस। अब लास्ट डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, जो हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स वाले टर्म में है, एक लास्ट है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ये ये बच्चों में देखा जाता है, ठीक है, बचपन में देखा जाता है। ये क्या होता है, यहाँ पर बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं अगर उनके केयर गिवर्स, उनके पेरेंट्स उनसे दूर चले जाए। या मान लो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जब तब डेवलप होता है जब बच्चे चुन्नू मुन्नू स्टेज में होते हैं, इन्फेंसी वाले। उसमें क्या होता है, जब वो उनको डेवलप हो जाता है सेंस कि यार ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे अपने हैं, और कोई नया इंसान उनको अगर गोद ले लेगा तो वो रोना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि उनको उनके फैमिली मेंबर्स उनको दूर ले जाया जा रहा है। तो दे स्टार्ट क्राइंग, उनके अंदर ये डर रहता है कि वो उनके केयर गिवर को कुछ हो जाएगा। उनके केयर, ये बड़े होके ये वाला डर डर आता है कि उनके केयर गिवर को क्या होगा, डर उनके अंदर ये डर बैठ जाता है कि अगर वो चले गए कहीं तो क्या होगा, अगर वो हमने उनको खो दिया या वो गुजर गए तो क्या होगा। ये वाला डर बच्चों में बहुत होता है। तो इसलिए क्या होता है, वो नॉन स्टॉप अपने पेरेंट्स के रूम में जा जाके देखते कि हाँ वो ठीक है ना, वो सो रहे हैं ना, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मतलब वो इतना रीचेक रीअश्योरेंस वो देते हैं। तो जिनको ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, दे आर वेरी फियरफुल एंड एंशियस कि वो जब अपने केयर गिवर से अटैच सेपरेट होंगे तो क्या होगा। टू एन एक्सटेंट कि वो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट नहीं होता है। दे वो अपने रूम में रह ही नहीं पाते, अपने आप अकेले वो रह नहीं पाते, वो स्कूल उनको जाना नहीं पसंद होता है, नई सिचुएशन में वो जा नहीं पाते हैं, हमेशा अपने पेरेंट्स के आजू बाजू ही रहना पसंद करते हैं। अगर उनको उनके पेरेंट्स से अलग कर दिया तो रोना शुरू कर देंगे, टैंट्रम शो करेंगे, बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है। तो दिस वॉज, एंड यहाँ पे तुम्हारा वही जो अभी हमने पढ़ा वो सब यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें जनरलाइज बता दिया था, ये रहा पैनिक, ये रहा स्पेसिफिक, इरेशनल फियर रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग। ये रहा सेपरेशन एंजाइटी जो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जब अगर आप अपने घर से दूर चले जाओ या अपने केयर गिवर से दूर चले जाते हो तो कैसे आप परेशान हो जाते हो। तो ये था हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर इतना ही था। एंजाइटी डिसऑर्डर समझ में आया? चार इसमें हमने पढ़ा: जनरलाइज एंजाइटी, पैनिक, फोबिया एंड सेपरेशन एंजाइटी। और पैनिक के अंदर, सॉरी, फोबिया के अंदर हमने पढ़ा स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया एंड एगोराफोबिया। यस। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट है, इसके बाद जो है वो है हमारा फर्स्ट, हमने एंजाइटी पूरा खत्म कर दिया। अब जो हमारा बचा है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव। अब जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर का क्या मतलब हुआ? ऑब्सेसिव कंपल्सिव से रिलेटेड और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑब्सेशन कंपल्शन क्या? ऑब्सेशन मतलब क्या? किसी भी एक चीज के बारे में तुम्हारा कंटिन्यूअसली तुम्हें ख्याल आ रहा है। एक होता है कि तुम जानबूझ के उसके बारे में सोच रहे हो, एक होता है कि बिना तुम नहीं चाहते फिर भी तुम्हें उसके ख्याल आ रहे हैं। तो ये सेकंड वाला केस है। ऑब्सेशन यहाँ पे सेकंड वाला केस है। तुम नहीं चाहते हो फिर भी तुम्हें वो थॉट्स बार बार तुम्हारे इसमें आ रहे हैं और तुम्हें परेशान कर रहे हैं। और वो इतने लेवल पे है, इस एक्सटेंट, इस हाई लेवल पे वो थॉट्स हैं कि उसको कम करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसे बिहेवियर शो करने पड़ेंगे जिससे कि तुम्हारा वो चीज कम हो जाए, तुम्हारी वो एंजाइटी कम हो जाए। तो वो जो तुम बिहेवियर शो करते हो ना, दैट इज कॉल्ड कंपल्शन, ठीक है ना। अब आएगा रिलेटेबल एग्जाम्पल। मम्मी को देखा है, मम्मियों को देखा है कि कोई भी काम करने से पहले हाथ धोती हैं, फिर जब काम हो जाता है फिर हाथ धोती हैं, देखा है? खुद भी अगर होता है तो देखा है, अपने आप को ऑब्जर्व किया है। कुछ भी छू लिया तो हाथ धोएंगे, इवन छोटी छोटी चीजों को धोएंगे, या एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही चलेंगे। अगर रोड पे भी चल रहे हैं तो ऐसे नॉर्मल वॉक नहीं करेंगे, अगर उसके ऊपर ब्लॉक्स बने हैं तो ऐसे ब्लॉक्स पे चलेंगे। कभी देखा है किसी इंसान को?
ये सारे लोगों के अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। क्या होता है इस डिसऑर्डर में, ये लोग के अंदर जो ख्याल आ रहे हैं, जो प्री ऑक्यूपेशन है इनका कुछ आइडियाज के साथ, वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या उस चीज से अपने आप को बचा नहीं पाते। जो वो बार बार सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उस चीज से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप को बचा नहीं पाते। ठीक है। और इससे क्या होता है, इनकी जितनी भी नॉर्मल डे एक्टिविटी है ये अफेक्ट होती है। अब अगर मैं ऑब्सेसिव बिहेवियर की बात करूं, तो ऑब्सेसिव बिहेवियर इज बेसिकली कि तुम्हारे अंदर वो सोच, अब वो तुम सोचते ही रह जाते हो, स्टॉप थिंकिंग वाली इनेबिलिटी, मतलब तुम नहीं बंद कर सकते सोचना, सोचते ही रहते हो अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया और टॉपिक। कुछ भी वो हो सकता है, किसी इंसान के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, कुछ भी जो इतना शर्मनाक है या इतना खराब है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें एक्सपीरियंस करना, बट फिर भी तुम्हारे मन में वो बार 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 ख्याल आ रहे हैं, तुम उस ख्याल को आने से नहीं रोक सकते। वो हो रहा है ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव बिहेवियर। ठीक है, यू कांट स्टॉप थिंकिंग। एंड कंपल्सिव क्या होता है कि कुछ ऐसे बिहेवियर्स आपको शो करने पड़ते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, जिससे आपका ऑब्सेसिव बिहेवियर थोड़ा कम हो सके। ठीक है। अब मान लो ऑब्सेसिव बिहेवियर, एक मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, तो मम्मियों का बताऊं, मम्मियों का अगर मैं देखूं, तो अगर किसी को एक्चुअल ऑब्सेसिव जो एक्चुअल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, उस इंसान के अंदर ये ख्याल आता है कि यार मुझे ना लगता है मेरे अंदर वो है, मतलब मैं ना, मतलब जर्म्स है, इसमें ना जर्म्स है, इसको छूने से पहले मुझे पहले हाथ धोना चाहिए, फिर ये करने के बाद तो जर्म्स, उसके अंदर वो जर्म्स वाला ऑब्सेशन आता है कि ये गंदा है, ये गंदा है, ये गंदा है, इसलिए ये वो हर चीज छूने से पहले या करने से पहले हाथ धोता है या कुछ करता है। ऑब्सेसिव बिहेवियर इज, ये चीज गंदा है, कंटामिनेटेड है। कंपल्शन क्या होगा, कोई भी चीज करने से पहले हाथ धोना या उस चीज को धोना, दैट इज कंपल्सिव बिहेवियर। तो मैनी कंपल्शन आर व्हाट, काउंट करना, ऑर्डर चेक करना, ऑर्डरिंग, चेकिंग, टचिंग एंड वॉशिंग। अब फॉर एग्जाम्पल तुम कहीं बाहर जाते हो, कैमरा अगर ब्लर हो गया है तो कोई बात नहीं, वो नॉर्मल हो जाएगा, अगर ज्यादा पैनिक मत करना तुम इसके लिए। ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेना, अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जैसे मैं कर रही हूँ, होपफुली हो जाए। कैमरा पता नहीं क्या ही हो गया, अभी लाइट चली गई, अब कैमरा काम नहीं कर रहा। एक सेकेंड ना। वैसे फोकस तो हो जाएगा, मुझे लगता है शायद फोकस का प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है कि कैमरा बिल्कुल भी ब्लर हो गया, पर ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सुन लो, सुन लो, सुन लो, हो जाएगा ठीक। ठीक है, दीदी यही है। ठीक है, दीदी थोड़ी ब्लर लग रही होगी अभी, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको वो कर लो। मूव तो मैं कर रही हूँ बार बार, बट पता नहीं इट्स नॉट वर्किंग, कोई तो प्रॉब्लम आ रही है। नेवर माइंड, अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके। तो ऐसा कभी कभी तुमने देखा है कि ये होते हुए कि जैसे, देखो तुम अब कैमरा के ऊपर प्लीज बार बार फोकस मत करो। ठीक है। डोंट नो क्यों नहीं चल रहा है। हाँ 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 हाँ, आया आया आया, थोड़ा बहुत तो आएगा, आ गया आ गया आ गया। और ठीक हो जाएगा, बिल्कुल क्लैरिटी भी ऐसे क्लिक कर जाएगा वो भी, डोंट वरी। फॉर एग्जाम्पल तुमने कभी लोगों को देखा है कि कहीं वो बाहर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो अपना घर का लॉक 10 बार चेक करते हैं, लॉक लगा कि नहीं लगा, लगा कि नहीं लगा, पहले लगा लेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे और फिर चेक करेंगे। देखा है किसी को? मैं भी करती हूँ चेकिंग। तो ये क्या होता है, ये भी एक कंपल्सिव बिहेवियर, हमारे मन में क्या चल अरे लगता है घर लॉक नहीं हुआ, घर लॉक नहीं हुआ, घर लॉक नहीं हुआ, ये वाला जो ख्याल आता है ना, बार 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 आता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंपल्सिव बिहेवियर। आई डोंट नो क्या हो गया है कैमरे को, मुझे नहीं पता चल रहा है, कभी ठीक हो जाता है, कभी खराब हो जाता है, आई रियली डोंट नो व्हाट इज। एनी ना,
हमारे पास और भी कुछ अलग अलग डिसऑर्डर, हाँ चलो क्लियर, हमारे पास कुछ और भी अलग अलग डिसऑर्डर्स होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे एक होता है होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग क्या होता है? किसी भी चीज को संभाल के रखना। ये ना पापाओं में ज्यादा मुझे लगता है होता है। पापा मम्मी को देखा है, ये हमारी इंडियन सुप्रीमेसी है। कोई भी कार्टून आता है, कोई भी चीज में पैकेजिंग होती है, ठीक है, कोई डब्बा वब्बा रहेगा, तो क्या करेंगे, हम संभाल के रख लेंगे। अरे बाद में काम में आएगा। वो बाद में काम में आएगा के चक्कर में क्या होता है, हम घर में इतनी सारी चीजें ऐसी रख लेते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है। और फिर जब हमें कबाड़ी वाले को देना होता है तो पहले, अरे नहीं नहीं ये काम का है, अरे ये भी काम का है, इसको क्यों कबाड़ी वाले को देना है। तो क्या होता है होर्डिंग, मतलब क्या, तुम किसी भी चीज को जाने ही नहीं दे पा रहे हो, जो भी तुम्हारे यूज का नहीं है उसको भी तुम इतना रख रहे हो घर में कि तुम्हारे पास खुद के रहने की जगह नहीं। तुम खुद नहीं रह पा रहे हो लेकिन तुम्हारे सारे सामान इतने रह पा रहे हो। दैट इज कॉल्ड होर्डिंग, दैट इज कॉल्ड मतलब अपनी चीजों को इतना आप रख रहे हो जिसकी नहीं भी जरूरत है, वो भी आप सामान घर में रख रहे हो। अब बिल्कुल क्लैरिटी आया। इतनी ज्यादा चीजों को आप अपने घर में रख रहे हो, इतनी ज्यादा चीजें हैं कि आपके खुद के बैठने उठने बैठने सोने की जगह नहीं है घर। लिटरली लोगों के घर ऐसे होते हैं कि वो अपने इस सामान से इतने प्री ऑक्यूपाइड होते हैं कि यार नहीं यार ये तो मुझे से चाहिए, नहीं ये इसको तो मैं नहीं फेंक सकता, नहीं ये तो मेरे लिए चाहिए ही चाहिए, कि उसका पूरा घर ऐसा होता है कि उसके घर में और लोगों की उठने बैठने की जगह नहीं होती। दैट इज कॉल्ड होर्डिंग। ठीक है, आप इतना सामान आप कलेक्ट करके रखते हो। फिर आता है ट्रिक्टिलोमेनिया। ट्रिक्टिलोमेनिया मतलब क्या होता है, ये जो स्किन पिकिंग होता है ना, ये वाला भी है। आपको ये मन में है कि अरे यार बस ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बस तुम ऐसे अपनी स्किन के साथ ऐसे 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 कुछ करते रहते हो। सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। ट्रिक्टिलोमेनिया इज बेसिकली और हेयर पुलिंग। बार बार तुमने लोगों को देखा अपने बाल को ऐसे 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 करेंगे, या ऐसे ऐसे करेंगे। लड़कों को देखा है हमेशा ऐसे 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 कुछ करते रहेंगे, मतलब दे आर वेरी प्री ऑक्यूपाइड विद देयर हेयर। ठीक है, उनको हमेशा लगेगा मेरे बाल खराब हो गए, मतलब बाल अच्छे नहीं लग रहे, बाल अच्छे नहीं लग रहे। या लड़कियां हैं वो ऐसे ऐसे करते रहेंगी, या बाल खुले हैं तो हमेशा ऐसे ऐसे करते रहेंगी, मतलब कुछ तो करना है बाल से। मतलब हमेशा उनके हाथ जो होते हैं बाल में ही होते हैं। तो क्या होता है उसकी वजह से बाल एक्चुअली पुल हो जाते हैं। जब आप इतने बाल के साथ ऐसे इसको बाल को शेप करते हो ना, बाल को ऐसे ऐसे करके ठीक करते हो, इससे क्या होता है बाल आपके एक्चुअली पुल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक्चुअली बाल को ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे खींचते रहते हैं। उससे क्या होता है, इट्स एक्चुअली ऑल बिकॉज इससे आपका आपका पूरा जो सर है ना, सर से सारे बाल टूट जाते हैं। आप क्योंकि आपने खुद बैठ के वो किया है। तो ट्रिक्टिलोमिनिया ये होता है। एक्सोर्शिएशन, एक्सोर्शिएट एक्सकोरिएशन जो बोलते हैं उसको, सॉरी एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन इज बेसिकली स्किन पिक, स्किन पिक करना। इससे क्या होगा, आपके हाथों पे रेडनेस आ जाती है। ये सारे डिसऑर्डर्स इसके अंदर आते हैं। इंटरेस्टिंग है। लड़कों में तो ये होता है, लड़कों में क्या, मैंने तो लड़कियों में भी बोलूंगी कि ट्रिक्टिलोमेनिया होता है। ट्रिक्टिलोमेनिया यही होता है, बालों में हमेशा आपके हाथ ऐसे घूम ही रहे हैं, हाथ फेरते ही रहते हो आप। आपको हम कभी लगेगा नहीं कि मेरे बाल ठीक है, मेरे बाल का शेप खराब हो गया। आपको हमेशा आप बस अपने बाल को ठीक ही करते रह जाओगे और उसकी वजह से आपके बाल खिंच जाते हैं और बाल टूटते हैं बहुत। और एक्सकोरिएशन मतलब होता है आपका स्किन पिकिंग। ठीक है, मैं अपने बाल ऐसे इसलिए करती हूँ, मेरे बाल खराब हो गए तो मैं एक्सप्लेन करने के चक्कर में। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है स्किन पिकिंग, स्किन को ऐसे ऐसे करके पिक करना। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव लास्ट। ये इतना ही था हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। समझ में आया ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, अब समझ में आया कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, अब किसी को बोलने से पहले सोचोगे पहले क्या होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव, सोचना। ठीक है, नेक्स्ट जो आज के लास्ट है हमारे, आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रॉमा। ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर। ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर क्या होता है, किसी किसी इंसान के लिए कोई इवेंट इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है या इतना ज्यादा इंटेंस हो जाता है कि वो इंसान उस इवेंट से उभर ही नहीं पा रहा है। चाहे उस इंसान ने अपने किसी अपने को खो दिया हो, या कोई वॉर सिचुएशन आ गई हो, या कोई ग्लोबल क्राइसिस आ गया हो जहाँ पे उस इंसान ने उसको एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है, फेस किया है। उस वजह से वो इंसान, देखो कुछ अभी तुम्हारे साथ रिसेंटली हुआ है तो कुछ दिन तुम उसमें फंसे हुए हो, तुम उसमें प्रीऑक्यूपाइड हो, इट्स नॉर्मल। बट अगर तुम उस इवेंट के साथ साल भर, एक साल उसके साथ प्रीऑक्यूपाइड रहोगे, उसके वजह से तुम अफेक्टेड रहोगे, देन दैट्स अ प्रॉब्लम।
तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग किसी नेचुरल डिजास्टर में या कोई बॉम्ब ब्लास्ट या किसी भी चीज के विक्टिम बन जाते हैं, कोई सीरियस एक्सीडेंट या किसी भी चीज के विक्टिम बन जाते हैं, है ना। तो कोई चीज ऐसा फेस कर देता है, उससे क्या होता है उन इंसानों में, वो इंसान पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमा, ये ट्रॉमा था उसके लिए, तो पोस्ट ट्रॉमा, ट्रॉमा के बाद एक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में बेसिकली आपके सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो हर किसी में कॉमनली आपको देखने को मिलेगा कि ये कि उनके सपने, जो उनके नींद है, नाइटमेयर्स, उनको ड्रीम्स उसी के बार बार एवरीडे वही ड्रीम आएंगे। उसके बाद फ्लैशबैक, इवन जगे भी हुए हैं फिर भी वहीं पे बार बार वही चीज स्ट्राइक करेगी। उनका कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा, इमोशनली नम हो जाएंगे, है ना। तो ये सारे पीटीएसडी के सिम्टम्स। और क्या स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, एक होता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट मतलब क्या, कोई एक जगह से दूसरे जगह गया तो वहां पे उसके एडजस्टमेंट में काफी इश्यूज होते हैं, है ना। वो बहुत इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब रह जाता है, अच्छे से वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाता, तो दैट आर इमोशनल एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। फिर आ जाता है आपका एक्यूट स्ट्रेस, अभी नया नया बहुत कम देर का, एक आध महीने का स्ट्रेस है, बहुत लंबा स्ट्रेस नहीं है। तो किसी एक ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट जो आपको लंबे टाइम तक, आप लंबे टाइम मतलब कम से कम एक आध महीना आप उससे काफी परेशान हो, that is a acute stress disorder। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या पढ़ना है, पीटीएसडी। पीटीएसडी क्या होता है, तो पीटीएसडी जब आप किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट से उभर रहे होते हो, तो उस उभरने के फेज में, वो उभरना स्टेज आपके लिए इतना ज्यादा पेनफुल होता है कि उसमें आपको ये सारे सिम्टम्स, आप एज इन कोई भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है, एज इन उसको बहुत बार वही सेम सपना आएगा, वो उसको जगे हुए में भी या दिन में भी उसको वो सारे फ्लैशबैक्स उसको बार बार वो आएंगे जो उसके साथ हुए हैं, या कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आएगा, इमोशनली इनम हो जाएगा इंसान। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं कि इतना भी डिसऑर्डर बहुत होता है, यस, ज्यादा नहीं रखेंगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज क्लास। आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, बाकी हम कल करेंगे। यस, कल हम सोमैटिक से शुरू करेंगे, है ना, सोमैटिक करेंगे, और कल डिप्रेशन हम खत्म कर देंगे। सोमैटिक एंड डिप्रेशन, डीएसोसिएटिव, हाँ, सोमैटिक एंड डीएसोसिएटिव, कल हम सोमैटिक एंड डीएसोसिएटिव पूरा करेंगे। फिर हम एक क्लास में डिप्रेशन पूरा खत्म करेंगे, फिर हम एक क्लास में स्किज़ोफ्रेनिया पूरा खत्म करेंगे, तो वी विल डू, ठीक है, हम अपने हिसाब से इसको कर देंगे। लेकिन आज के लिए इतना समझ में आया, कोई ऐसा तो था नहीं कि कुछ ऐसा कि सेट के ऊपर से सटाक से निकल गया, समझ में आया। कोई डाउट होगा, कोई परेशानी, कोई मसला होगा तो जस्ट लेट मी, ठीक है। सो माय डियर रसगुल्लो, ऑन दिस नोट आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कल बाकी का कंटिन्यूएशन हम कल करेंगे। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। सो विद दिस क्लास समाप्त करते हैं। सी यू ऑल टुमारो, टिल देन लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, ज्यादा परेशान मत हो, कुछ भी मसला होगा तो जस्ट लेट मी नो, जस्ट ब्रिंग इट इन माय नोट्स, ओके। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेटफॉर्म, टिल देन बहुत सारा ध्यान रखो, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।